फिल्म की शुरुआत में हम जोनाथन को देखते हैं जो कि एक आर्किटेक्ट होता है और उसकी पत्नी एना जो पेशे से एक राइटर होती है और अपने बेटे माइक के साथ बहुत ही खुशनुमा जिंदगी जी रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि एना को जेन का कॉल आता है कि वो माइक को लेकर आज स्कूल नहीं जा पाएगी क्योंकि वो कहीं व्यस्त है। यहाँ हमें पता चलता है कि एना जोनाथन की दूसरी बीवी है और माइक उसकी पहली बीवी जेन का बेटा है और हर वीकेंड पर माइक जेन के साथ ही रहता था। इसके बाद एना जोनाथन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिस पर जोनाथन बहुत ही खुश हो जाता है और फिर एना माइल को लेकर कार से चली जाती है। इसके बाद जोनाथन भी अपने काम पर निकल जाता है। शाम को घर वापस आने पर उसे एना का वॉइस मैसेज मिलता है कि वो अपनी दोस्त जूली के साथ कुछ देर के लिए रुकेगी, इसलिए जोनाथन उसकी फिक्र ना करे। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि वो जल्दी घर आ जाएगी। जिसके बाद जोनाथन की आंख लग जाती है और वो उठकर देखता है तो काफी देर हो चुकी थी, लेकिन एना तब तक आई नहीं होती। फिर तभी जोनाथन की नजर एक घड़ी पर पड़ती है जो कि बंद थी, जिसको ठीक कराने के लिए जैसे ही जोनाथन हाथ बढ़ाता है कि तभी अचानक से रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है और ये जोनाथन को अजीब लगता है और ये सीन यही कट हो जाता है। आगे हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी एना की कार एक नदी किनारे पाई गई, लेकिन वो लापता थी। इसके बाद जोनाथन माइक को जेन के घर भेज देता है और अब एना को गायब हुए पूरे 3 हफ्ते हो गए थे और जोनाथन एक दिन अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है कि तभी उसे एक अनजान शख्स कार में बैठा हुआ दिखता है जो शायद जोनाथन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जोनाथन उसे इग्नोर करके ऑफिस चला जाता है। ऑफिस पहुंचने पर जोनाथन फिर से उसी आदमी को अपने ऑफिस के बाहर भी देखता है और गुस्से में जाकर उसे सवाल करता है कि तुम मुझ पर क्यों नजर रख रहे हो और हर जगह मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो आदमी, जिसका नाम रेमंड होता है, वो बताता है कि तुम्हारी पत्नी मुझे दूसरी दुनिया से मैसेज भेज रही है। जिस पर जोनाथन दूसरी दुनिया का मतलब पूछता है कि तभी रेमंड कहता है कि वो मर चुकी है और अपनी मौत के बाद से वो तुमसे कुछ कहना चाह रही है। आगे रेमंड बताता है कि मेरा बेटा जब 12 साल का था तो उसकी एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, लेकिन मुझे फिर उसके संदेश मिले जिसमें वो कह रहा था कि मैं यहाँ खुश हूँ, जिससे मुझे कुछ सुकून मिला। पर जोनाथन को रेमंड की बातें बकवास लगती है और वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जिस पर रेमंड उसको अपना कार्ड देता है और कहता है कि इसे संभाल कर रखना और फेंकना मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक दिन मेरे पास जरूर आओगे। फिर उसी रात को पुलिस को एना की लाश मिल जाती है, जिससे जोनाथन को भी पता चल जाता है कि एना की मौत कार दुर्घटना के बाद पानी में डूबने की वजह से हुई थी। लेकिन एना की मौत का राज हमें आगे पता चलेगा। अब देखते देखते इस घटना को करीब 6 महीने बीत जाते हैं और जोनाथन भी अब नए फ्लैट में शिफ्ट हो चुका था, लेकिन अभी वो माइक को ज्यादातर जेन के घर पर ही रखता था क्योंकि वो अब भी एना को भूल नहीं पाया था। अगले सीन में जोनाथन अपने सुपरवाइजर को अपनी बनाए बिल्डिंग का काम दिखाने के लिए लिफ्ट से ऊपर ले जा रहा होता है कि तभी अचानक से वो लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है और तभी जोनाथन का मोबाइल बजने लगता है जिसमें एना का ही कॉल आ रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि एना का मोबाइल उसके घर पे था जो कि उसकी मौत के वक्त पुलिस को कार से मिला था। फिर तभी एक कर्मचारी बाहर से लिफ्ट को दुरुस्त करके उनको वहां से निकालता है। अब जोनाथन यहाँ से निकलकर सीधे अपने घर जाता है और एना के मोबाइल को चेक करता है, लेकिन तभी उसको फिर से एना की कॉल आने लगती है जबकि एना का फोन उसके हाथ में ही था। अब जोनाथन डरते हुए कॉल रिसीव करता है तो उसमें अजीब खरखराहट की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये कॉल वहीं कट हो जाता है। अगले दिन जब जोनाथन सो रहा होता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, इसलिए वो उठकर फोन की आंसरिंग मशीन में वॉइस मैसेज चेक करता है तो उसमें एक वॉइस मैसेज रात के 2:30 बजे का पड़ा होता है और जोनाथन घड़ी देखता है तो उसमें भी 2:30 बज रहे होते हैं। मैसेज में दरअसल एना जोनाथन का नाम लेती है, जिसके बाद वो मैसेज वहीं कट हो जाता है। जोनाथन अब जब फिर से मैसेज सुनने के लिए देखता है तो वो मैसेज अपने आप ही डिलीट हो चुका होता है। इन सब से अब जोनाथन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए अगले दिन जोनाथन रेमंड के घर पहुंचता है जहाँ सैरा टेट नाम की लड़की भी मौजूद होती है जो रेमंड के पास उसी वजह से आई होती है जिस वजह से वो भी वहाँ आया है। यहाँ रेमंड जोनाथन को इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना यानी कि ईवी के बारे में बताता है, जिसकी मदद से वो मर चुके लोगों को सुनता, देखता और उन्हें रिकॉर्ड भी करता है। आगे रेमंड बताता है कि वो ना तो कोई तांत्रिक और ना ही कोई मैसेंजर है जो कि आत्मा से बात कर सके, बल्कि इस ईवीपी के मदद से आत्माएं उससे संपर्क करती है। इसके बाद रेमंड उससे कुछ रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग्स दिखाता है जिसमें उसे टीवी के व्हाइट नॉइज में कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि टूटे फूटे लफ्जों में कुछ न कुछ कह रहे होते हैं। जिसके बाद वो जोनाथन को एक टेप रिकॉर्डर के जरिए एना की भी रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें एना जोनाथन को ढूंढने के लिए कह रही होती है और जोनाथन एना की आवाज सुनकर काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। जिसके बाद जोनाथन खुद से ही खाली कैसेट्स की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन एक दिन अचानक से गाड़ी चलाते वक्त जब वो एक काली कैसेट सुन रहा होता है कि तभी उसे कोई आवाज आती है जो किसी सूजी का नाम ले रही थी। जोनाथन तुरंत रेमंड के पास जाता है जहां रेमंड उसे थोड़ा धैर्य रखकर उसी आवाज को सुनने को कहता है और उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़कर रेमंड वहां से चला जाता है। जिसके बाद जोनाथन रिकॉर्डिंग्स को सुनना चालू कर देता है और फिर तभी उसके पीछे एक पल के लिए कोई डरावनी परछाई दिखाई देती है लेकिन जोनाथन उसे नहीं देख पाता। इसके बाद अचानक से उसे किसी की डरावनी आवाज में बास्टर्ड बास्टर्ड चिल्लाते हुए कुछ आवाज आती है पर तब तक रेमंड आकर उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है और जोनाथन के पूछने पर उसे बताता है कि सब आत्माएं अच्छी नहीं होती, कुछ बुरी भी होती है और जब भी ऐसी आत्माएं तुम्हें मिले तो बस डिलीट का बटन दबा देना जिससे वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगी। इसके बाद अब रेमंड एना से विजुअल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है जिससे जोनाथन भी उसको देख पाए लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब जोनाथन रूटा फिर से घर लौटता है जहां उस रात जोनाथन को सारा का कॉल आता है जो बताती कि रेमंड किसी का फोन नहीं उठा रहा है और सारा शहर से बाहर गई है। इसलिए उस जोनाथन को रेमंड को दिखाने के लिए कहती है जो जोनाथन बिल्कुल ऐसा ही करता है जहां रेमंड के घर जाने पर जोनाथन को वो मरा हुआ मिलता है और उसके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा मिलता है और फिर हम टीवी में 3 परछाइयों को साफ देख पाते हैं। फिर इसके कुछ दिन बाद जोनाथन सारा की लाइब्रेरी में जाता है जहां रेमंड अपनी रिसर्च का ज्यादातर सामान रखा करता था और फिर हमें ये पता चलता है कि रेमंड अपनी पूरी जिंदगी लोगों के परिवार वालों की बात उन तक पहुंचाकर उनकी मदद किया करता था। अगले सीन में हम जोनाथन को अपने घर में ईवीपी का पूरा सेटअप करते हुए देखते हैं और एना से संपर्क स्थापित करने में लग जाता है लेकिन अब भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। इसके बाद जोनाथन किसी मिराबेल नाम की साइकिक के पास जाता है ताकि उसे अपने सवालों का जवाब मिल पाए। वो उसे बताती है कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है जिस पर जोनाथन कहता है कि वो बस एना से सिर्फ एक बात करना चाहता है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम उनकी दुनिया में हस्तक्षेप कर रहे हो जो तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। जो सब सुनकर जोनाथन गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो फिर से ईवीपी के मदद से एना से संपर्क बनाने की कोशिश करता है और इस बार टीवी पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो किसी सूजी का नाम लेकर स्माइल करने को कहती है। जिसके बाद जोनाथन तुरंत सूजी का घर पता करके वहां पहुंचता है और उसकी दादी का संदेश उसे देता है जहां अब हमें पता चलता है कि सूजी की माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी और उसकी दादी उसकी माँ से जिंदगी भर संपर्क बनाने में लगी थी। जहां से वो लोग इस स्माइल का शब्द का ये मतलब निकालते हैं कि जरूर उसकी दादी की आत्मा को उसकी माँ मिल गई होगी। आगे उनके बातों ही बातों में पता चलता है कि उसकी दादी की मृत्यु 2 दिन पहले ही हुई थी लेकिन जोनाथन को उसका संदेश करीब 7 दिन पहले से मिल रहा था। जिसका मतलब ये कि जोनाथन से ना सिर्फ मरे हुए लोग बल्कि अपनी मौत के करीब पहुंच रहे लोग भी संपर्क कर रहे हैं। इसके बाद एक रात जोनाथन ईवीपी की रिकॉर्डिंग्स देख रहा होता है कि तभी उसे फाइनली एना दिखाई देती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद उसे कुछ बुरी आत्माएं दिखाई देने लगती है जो कि देखने में काफी ज्यादा डरावनी होती है। इसके बाद हम फिर से उन्हीं 3 परछाइयों को देखते हैं। फिर जोनाथन आगे देखता है तो उसे एक रोती हुई औरत दिखाई देती है और एना तुरंत जोनाथन को विलो एवेन्यू पहुंचने को कहती है जो जोनाथन बिना सोचे समझे तुरंत वही करता है। और अब वो वहां पर देखता है कि एक कार बिजली के खंबे से टकराई हुई है। उस कार में एक बच्चा और एक औरत भी है लेकिन जोनाथन सिर्फ बच्चे को बचा पाता है और वो औरत वहीं अपना दम तोड़ देती है। अगले दिन जोनाथन और सारा उस औरत के फ्यूनरल में सम्मिलित होते हैं और उस औरत के पति से मिलते हैं जहां जोनाथन उसे सब कुछ बताता है। जिस पर उस औरत का पति जोनाथन से कहता है कि अगर मेरी पत्नी जिंदा होती तो तुम्हारी बात का विश्वास जरूर करती। वो जोनाथन को उसके बच्चे को बचाने के लिए बहुत शुक्रिया कहता है और साथ ही साथ ये भी विनती करता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। पर अब जोनाथन को विश्वास हो जाता है कि उसे भविष्य में मरने वाले लोग दिखाई देते हैं और एना उनके बारे में बताकर जोनाथन की मदद कर रही है। फिर तभी एक दिन जोनाथन को अपने टेप में मैरी फ्रीमैन नाम की एक औरत
दिखाई देती है जो कि अभी हाल ही में लापता हुई थी। इसके तुरंत बाद वही काली आत्माएं और 3 परछाई जोनाथन को दिखने लगती है जो कि जोनाथन से डरावनी आवाज में कहती है कि वो हमारी है और जोनाथन को काफी बुरा भला भी कहती है। जिसके बाद जोनाथन रेमंड के सारे कस्टमर्स की लिस्ट चेक करता है जिससे उसे पता चलता है कि सूजी की माँ और दादी उस बच्चे की माँ भी रेमंड के पास आया करती थी। अब जब जोनाथन थोड़ी देर के लिए सोचता है तो वो समझ जाता है कि उन बुरी आत्माओं ने ही रेमंड और बाकी सबको मारा है और अब वो जोनाथन से इसलिए गुस्सा है क्योंकि जोनाथन सबको बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सारा और जोनाथन को रिकॉर्डिंग में मैरी दिखाई देती है जिसके तुरंत बाद फिर से एना की आवाज आती है जो उनसे कहती कि जाकर उसे बचा लो, लेकिन जोनाथन को पता नहीं होता कि आखिर जाना कहाँ है। इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि तभी हम टीवी में साफ साफ सारा को घायल हालत में बेड पर लेटे हुए देखते हैं जो कि जोनाथन से कह रही होती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है, जिससे सारा बहुत डर जाती है और रात को जोनाथन के यहाँ रुकने का फैसला करती है। लेकिन सोने के बाद बीच रात में ही सारा अचानक से उठती है और फिर देखते देखते बैल्कनी से नीचे कूद जाती है। जोनाथन उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ भाग्य से उसकी जान बच जाती है। पुलिस को अब सब कुछ बताने के बाद जोनाथन सारा के पास जाता है जहाँ उसे सारा होश में आने पर बोलते हुए दिखाई देती है कि उसे बहुत दर्द हो रहा है और जोनाथन आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही उसने पिछले दिन टीवी पर देखा था। जिसके बाद जोनाथन फिर से उन्हीं टेप्स को देखता है और उसे टीवी स्क्रीन पर वो जगह दिखाई देती है जहाँ मैरी को बंदी बनाया गया था। जोनाथन अब बिना देरी के तुरंत वहाँ पहुँचता है और वहाँ उसे एना की आत्मा दिखाई देती है जो कि जोनाथन को वहाँ से निकल जाने की विनती करती है। जोनाथन को अब वहाँ पर एक और ईवीपी का सेटअप मिलता है और आगे जाने पर उसे मैरी बंदी हुई दिखाई देती है और तभी हमें वही कर्मचारी दिखाई देता है जिसने शुरुआत में जोनाथन और उसकी सुपरवाइजर को लिफ्ट से निकाला था। कर्मचारी जोनाथन से कहता है कि ये सब मैंने उनके कहने पे किया है और वो आगे बताता है कि तुम्हारी पत्नी को भी मैंने ही मारा था और एक तरफ इशारा करके वो कर्मचारी बताता है कि वो मेरे काम से खुश है। जोनाथन अब जब उस तरफ देखता है तो उसे वहाँ वही तीनों परछाई दिखाई देती है जो कि असल में बुरी आत्माएं होती है। इसके बाद जोनाथन मैरी को बचाने जाता है पर तीनों आत्माएं उस पर हमला कर देती है पर भाग्य से वहाँ तब तक पुलिस आकर उस कर्मचारी को गोली मार देती है जिन्हें जोनाथन ने घर से निकलने से पहले ही फोन कर दिया था। इसके बाद मैरी की जान तो बच जाती है लेकिन जोनाथन उन आत्माओं की वजह से वहीं मारा जाता है। आगे अब हम जोनाथन का फ्यूनरल देखते हैं जहाँ माइक को कार के रेडियो से जोनाथन की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे माफी मांग रहा होता है। माइक अपने पिता की आवाज सुनकर मुस्कुराता है और इसके बाद हमें टीवी के व्हाइट नॉइस में जोनाथन एना के साथ दिखाई देता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।